हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ वेरी वेल। चलिए दोस्तों, तो दिस इज द मोस्ट अपडेटेड वीडियो जो बच्चे इवन क्लास स्टार्ट करने से पहले ये पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक बार सोच रहा था कि इसको लाइव भी लेके चलें क्लास ये वाली। बट लाइव में क्या होता है ना, जो रिकॉर्डिंग हमें आधे पौने घंटे की होती है, ये लाइव में क्या होता है कि 2 घंटे तक डिस्कशन चला जाता है क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आती हैं छोटी छोटी बेसिक की, सर कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, लास्ट मोमेंट पे ये क्या करें वो क्या करें। तो मैंने कुछ क्वेश्चनर तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज मैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में बोलता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट में, उन्हीं में से ही और जो बच्चों का डाउट आते हैं बेसिक डाउट, वो सारे क्वेश्चन आप तैयार किए हैं जिसके बेसिस पे हम थोड़ा सा एग्जाम गाइडेंस पे डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। पढ़ना है तो है ही आपका तरीका, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप पेपर में कोई ब्लंडर ना करें। ठीक है, उसके बाद हम इसी में ही अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी देखो तैयार हो चुकी है, वो भी हम एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने क्लास कंप्लीट नहीं की है, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, दोनों बातें, कंप्लीट नहीं की है और एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, तो उन्होंने जहां तक कंप्लीट किया वहां तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो लास्ट में हमने क्लास के लास्ट में हम लोगों ने रिवीजन की हुई है ना 5 से 10 मिनट, सिर्फ वो देखिए और 10 ईयर नोट्स के साथ पढ़िए जल्दी जल्दी। आप ये कर सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसीलिए देखो, अब ये बताओ ना, हमारी क्लासेस, हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि हमारी क्लासेस 35 तक जाएंगी, 35 से भी ज्यादा जाएंगी, बट हमने 30 के अंदर ही कंप्लीट कर ली। सोचे इससे ज्यादा अच्छा क्या है, 30 के अंदर ही कंप्लीट कर ली, वो भी सारी चीजें कवर करते हुए, इवन जो चीजें कई बुक्स में नहीं है वो भी कवर करते हुए भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वट मोर डू यू वांट, आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं होगा। प्लस, और जिन्होंने कंप्लीट कर भी लिया है और अभी उनके पास एग्जाम से 1-2 दिन है, वो अभी गैप होता है ना एग्जाम से बीच में, और लो बिजनेस लॉ का पहला एग्जाम होता है, तो आप क्या करोगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो बता रहा हूं मैं। उसके बाद हम बेसिक छोटे मोटे डिस्कशंस पे आएंगे। आपको क्या करना है, टेनियर उठाना है, नोट्स उठाने, या कुछ और, आप कुछ बच्चे बुक रेफर कर रहे होंगे कोई, तो आप बुक उठाइए और टेनियर उठाइए। 10 ईयर जरूर उठाना। ठीक है, मैं कई बार बोलता आया हूं, फिर से बोल देता हूं, 10 ईयर जरूर उठाना। आई एम नॉट फ्रॉम दोस्त टीचर की भैया 10 ईयर करके मत जाओ, हमने तो सब पढ़ा दिया है वही पढ़ के जाओ, नहीं, ऐसा मत करना। नॉलेज अपनी जगह है, ठीक है, नॉलेज अपनी जगह है, एग्जाम अटेम्प्ट करना अपनी जगह है, पास होना अपनी जगह है, रिवाइज करना अपनी जगह है। ये तीनों चारों चीजें अलग अलग है। ये अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने सुना होगा ना कि यार मेरा एक दोस्त है, वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन नंबर नहीं आए। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था आपको, वही चीज बता रहा हूँ क्योंकि अब आप भूल गए होगे, काफी टाइम हो गया, कि मेरा दोस्त बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको सारा सब्जेक्ट पता है लेकिन उसके नंबर ही नहीं आया। यार क्यों नंबर नहीं आया? क्योंकि नॉलेज होना और उसी चीज को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना पेपर में, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूं, जो मैं बता रहा था कि जिन्होंने कंप्लीट कर भी लिए क्लास, वो भी क्या करेंगे, अगर उनके पास 1-2 दिन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कीजिए, बुक लीजिए, 10 ईयर लीजिए, प्लस क्लास की जो लास्ट के हमारे 10-15 मिनट है, 5 मिनट में भी है कई जगह, 5 या 10 मिनट की वो जो रिवीजन है सारे देख डालिए, नोट्स पकड़िए, रिवीजन वीडियो देखिए और सारे अपने रजिस्टर में या बुक में या जो नोट्स हैं वो देखते चले जाइए, ये कीजिए और 10 ईयर साथ में करते जाओ, बात खत्म। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं दे ही रहा हूं, अभी डिस्कस कर लेंगे, वही बताऊंगा उसको कैसे करना है। ये कीजिए, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बेसिक डिस्कशन, बच्चे पूछते सर हम कैसे करें लास्ट मोमेंट, इतना बढ़िया मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है, पूरा का पूरा जो हम 1-2 घंटा पढ़ते हैं वो लास्ट के 10-5 मिनट में रिवाइज करा रखा है। किस लिए कराया है? इसी दिन के लिए तो कराया है, एग्जाम आगे 1-2 दिन है, उठाइए वो 5-10 मिनट लगातार लूप में लगाइए, हैंड फ्री लगाइए, घर में घूम रहे हो देखते रहो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, अब कुछ जो चीजें हैं जो आप चीजें ध्यान नहीं रखते हो एग्जाम में, वो चीजें मैंने पॉइंट आउट करी हुई हैं, कुछ खुद भी लिखी हुई हैं आपके लिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीजें मैंने बताई थी कि क्लास कंप्लीट कीजिए, जो लास्ट मोमेंट में जिनके पास 1-2 दिन बचे हैं वो रहने देना, कंप्लीट करने को जितनी है वहां कर लो।
इससे बेटर सजेशन नहीं दे सकता। वो जो बच गई होंगी क्लास, उनके वो लास्ट के मिनट्स देख लो जो मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करा है। ठीक है सर। तो और देखते हैं सर, टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, एग्जाम है आपका, कितना 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का। ठीक है, आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, पहले बता चुका हूं मैं, दोबारा बता देता हूं। 1 2 3 4 5, इसमें आएंगे आपके ए बी सी, फिर और आएगा, फिर आएगा ए बी सी। यहां पे चीज साथ साथ और ध्यान रखना, या तो आपको ये तीनों करने हैं या आपको ये तीनों करने हैं। ये मत कर देना कि इसका ए कर दिया और इसका बी कर दिया, ऐसा नहीं करना। ये बेसिक गलती मत करना। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो वो क्लियर कर दिया, तो ये गलती मत करना। ठीक है, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले। ठीक है सर, वापस आते हैं, मैं क्या बता रहा था वो सुनो। 180 कितने थे मिनट थे, तो यानी 3 इसमें। ठीक है, ऐसे 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, किसी किसी में 2 होंगे, यानी किसी किसी में मान लो फॉर एग्जांपल किसी में ए और बी ही होंगे, फिर उसका और में ए और बी, और मतलब ऑप्शन में। ठीक है, और मतलब समझते हो ना, ऑप्शन में। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी बहुत चीजें मैं बिल्कुल बच्चों वाले बता रहा हूं, जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, अगेन या तो ये दोनों या ये दोनों आप करोगे। 5वां क्वेश्चन में हो सकता है कि ए बी सी डी ई भी आ जाए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस। हो सकता है इसमें ऑप्शन आए, हो सकता है ना भी आए, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली ये पैटर्न रहता है आपका पिछले 3 सालों से, 2023, 2024, 2025, इस साल मोस्ट ऑफली यही रहेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए बेसिकली। अब बताओ 180 मिनट है, अब आपके 3 2 3 कितने हो गया, मोटा मोटा आप चलो 3 के हिसाब से ही मान लो, 3 पंजे 15, 15 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, चलो मैं 14 भी मान लेता हूं, कितना हुआ। ठीक है, मैं डिवाइड करके देख लूं दोस्तों, कैलकुलेटर यूज कर लें। जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, क्लास को भगा सकते हैं, इस वीडियो को भगा सकते हैं, या फिर फास्ट ना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो एक क्वेश्चन में आया आपका 12 मिनट। सर हम तो कई बार एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लगा देते हैं। देखो अभी मैं आगे थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करूंगा आगे, डोंट वरी, ज्यादा भी लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैनेज करके चलना है कि आप 12 से 15 मिनट से ज्यादा ना दो एक क्वेश्चन को। ठीक है सर, होता क्या है कि जब बच्चा लिखने लगता है ना, स्टार्टिंग में आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप क्या करते हो, मस्त तरीके से 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज भी लिखते हैं बच्चे। ठीक है, मैंने भी कुछ क्वेश्चन में अपने टाइम पे 5 पेज लिखे थे, 1-2 क्वेश्चन में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक था ना, बॉम्ब का पेपर था, उसमें लिखे थे मैंने पहले 2 क्वेश्चन में 5-5 पेज, बट फिर भी मैंने टाइम मैनेज किया था। तो आपको क्या करना है, आपको लेके चलना है कि आप एक क्वेश्चन 12 से 15 मिनट के बीच में कर दें। सर हो सकता ज्यादा भी हो जाए, बिल्कुल। जो स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, उसको आप क्या कर सकते हो, 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो स्टार्टिंग में, जो आपको बहुत ही अच्छे से आते होंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होता है, थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे केओस बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो। ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है, मेरी तरह ही, कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी राइटिंग आती है, उसके बाद तो हम खुद ही नहीं पहचान पाते, 2 दिन बाद पढ़े तो वो होता है, इन जनरल होता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप 2-4 मिनट ज्यादा दे दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, जिसको आप लास्ट में कवर अप करोगे इन क्वेश्चनों में, जिसमें सिर्फ नोट्स पूछे होते हैं, यानी एक एक पेज का लिखना होता है एक पार्ट में। यहां आप करोगे वो उतना टाइम जितना आपने पहले वेस्ट किया है। ठीक है सर, और क्या था जी आपको बताना था। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है,
क्वेश्चन कैसे करना है सर? देखो भाई, सबसे पहली बात हिंदी में लिख रहा हूं। आई थिंक हिंदी में समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन जितने अच्छे से आता है उसको उतना पहले करो, बात खत्म, चाहे दुनिया अदर किधर हो जाए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, क्योंकि देखो अभी आप निकल के आए हो 11-12 से, कि नहीं सर हम तो पहला क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर चौथा करेंगे। हम पहले, हमारा दिमाग तो ऐसे चलता है। क्या कर लोगे उससे? क्या मिल जाएगा? कुछ बेनिफिट है एक्स्ट्रा? तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, तुम्हें क्या लगता लगता है? नहीं, ऐसा मत करना। जो अच्छे से आता है उसको पहले लिखो, दैट्स इट। जो अच्छे से आता है उसको सबसे पहले लिखो। ये गलती मत कर देना कि नहीं सर हम तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मैंने भी की हुई है अपने जमाने में, फिर उससे सीख ली, फिर बाद में चीजों को ठीक किया। तो ऐसे मत करना, ठीक है? डू द फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, डू द क्वेश्चन प्राइमरली विच यू रिमेंबर द बेस्ट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसको आप कर कैसे सकते हो ये भी बताना है मुझे। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों, आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आप एक क्विक रीडिंग लोगे, ठीक है? एक आप क्विक रीडिंग लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। आप क्या कर सकते हो, जो मैं करता था, जो मुझे अच्छे से आते थे, तो या तो उस पर मैं मार्क कर लेता था राइट, पहले से एक राइट मार्क कर लिया। फिर आप तो कहोगे बच्चों की सर ये तो हम लास्ट में मार्किंग करते थे कि हाँ ये वाला हो गया। लास्ट में कुछ और साइन रख लेना या डबल मार्क कर देना यार, क्या दिक्कत है? या फिर आप कुछ ऐसे गोला मार्क कर दो। जैसे आपने पेपर उठाया, क्वेश्चन पेपर रीडिंग की हाँ सही ये है इसमें ये है, तो ये अच्छे से आता है तो अच्छे से गोला मार्क कर लिया उसको, ये फिर गोला मार्क कर लिया। जो और अच्छे से आता है उसको फिर से मार्क कर लिया। कोई ना कोई मार्किंग, गोला मार्क कर लिया, स्टार मार्क कर लिया, डबल स्टार कर लिया, जो बहुत अच्छे से आता है डबल मार्क कर लिया। क्या हो गया इसमें? जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लो। अब रीडिंग खत्म हो गई, अब आप वापस पेपर खोलोगे, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। आपने देख लिया अच्छा इसमें गोला लगा हुआ है तो ये मुझे अच्छे से आता है, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, अच्छे से लिखूंगा। आपको ये करना है इन एनी कॉस्ट। ये नहीं है कि हाँ चलो किसी का ए पार्ट कर लिया तो बी भी अब कर ही देता हूं यहीं पे, नहीं, ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है, सर जैसे हमने क्वेश्चन 1 का ए पार्ट कर लिया और मुझे बी पार्ट सही से नहीं आता, सी पार्ट सही से नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं क्या? बिल्कुल, अगर आपको ए आता तो ए पहले करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको मान लो सी आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी करो। सर बी और सी कहां रह गए? बी और सी को क्या करो, आप उसके लिए पेज छोड़ दो, आप उसके लिए पेज छोड़ोगे। अगर क्वेश्चन 1 कर रहे हो तो 1 गो में कर लो, उनके लिए पेज छोड़ोगे आप। आपको लगता है कि 3 पेज या 4 पेज छोड़ने हैं तो उतना पेज आप छोड़ दो, उतना पेज छोड़ दो और सीधा जंप करो क्वेश्चन नंबर 2 का सी करो। सी के बाद सी कर लिया तो उसके बी और ए के लिए फिर से 2 पेज छोड़ दिए, 2 पेज, जो भी आपको लग रहा है कि कितना खींच सकता है, इतना अंदाजा आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपको आता है ना उससे। गॉट इट? आई होप इतना समझ में आता है, ठीक है सर। अब मान लो इसमें छोटी सी जो चीज और बता रहा हूं, मान लो कि आपने बी के लिए यहां पे इस बी के लिए पेज छोड़ रखे थे 2, वैसे 2 का मतलब 2 पेज यानी 4 हो गए, वैसे 2 पन्ने, ठीक है? आप देख लेना 2 या 3 ही छोड़ते हैं लोग, 3 ही है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। सर क्या बच्चों वाला डिस्कशन कर रहे हो? बेटा यही ना, आपको 10 से 15 मार्क्स बढ़ा देंगे। सर मैंने बी के लिए 3-4 पेज छोड़ दिए थे, ठीक है, जिसमें से ना मैंने 3 तो भर दिए, 1 बच गया, तो जो 1 बच जाएगा ना लास्ट में, जैसे लास्ट में आप वापस करने आओगे क्वेश्चन और वो बच जाएगा, कुछ पेज जितने छोड़े बच जाएगा, वहां पे ना आप ऐसे मार देना पेज को। मान लो ऐसा पेज है तो उसको ना ऐसे क्रॉस कर देना कि हाँ ये छूटा हुआ था तो मैंने खुद ही क्रॉस कर दिया, क्योंकि टीचर ये खुद क्रॉस करता है। टीचर कर रहा हूं, चेकर जब चेक करता है कि हाँ ये वाला पेज खाली छोड़ा तो ऐसा क्रॉस करता है, तो आप खुद ही क्रॉस कर देना। उससे एक इंप्रेशन बढ़ेगा कि हाँ बच्चे ने इतना लिखा है तो ये पेज उसने क्रॉस कर दिया।
ये कर सकते हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, करना चाहो तो। ठीक है सर, ये चीज भी ध्यान रखना। आगे आगे एक और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखिए, आपको शीट मिलेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, मोस्ट प्रोबेबली। जनरली आपको ऐसे शीट मिलेगी, राइट। आपको उसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक लाइन खींच देनी है। ऐसा बहुत से लोग ऑलरेडी करते हैं, मुझे पता है, बहुत से लोग नहीं करते, तो नहीं करते तो कर देना, कुछ हो नहीं जाएगा इससे आपका। ठीक है सर, छोड़ दे, क्यों छोड़नी है वो बता दूंगा अभी। राइट साइड में एक लाइन मत छोड़ना। देखो, समझदारी जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। टीचर जब आप राइट साइड में छोड़ते हो, टीचर चिढ़ जाता है कि ये तो पेज को ज्यादा पतला करना चाहता है ताकि इसका कंटेंट और ज्यादा बड़ा दिख जाए। तो ऐसा मत करना, स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट बन बनो। ठीक है सर, छोड़ दिया पेज। अब इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये हो गया एक, ये आपका ऊपर तो इतना हेडिंग तो होती है। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्त, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन नंबर ना यहां लिखना है। बहुत बच्चों के आते हैं ना, जैसे आप 12th में थे तो आप यहां लिख देते क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब आप हो गए बड़े। अब आपको लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब आप अपना कंटेंट लिखोगे, ठीक है, आपने कंटेंट लिखा। फिर अब ए में से भी क्वेश्चन नंबर ए का वन का वन ए पार्ट कर रहे हो, उसमें मान लो उसमें कुछ बुलेट्स पॉइंट है, तो आप यहां ले सकते हो कि इसका आप एक, आपने से मान लो कुछ कंटेंट लिखा यहां पे, सॉरी, मान लो आपने यहां पे लिखा, अब इसका आ गया बुलेट पॉइंट 1, तो आप 1 यहां लिख सकते हो, 2 यहां लिख सकते हो, चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो आप यहीं लिखोगे। सर क्या रीजन है, क्या बकवास बता रहे हो सर? नहीं बेटा, बकवास नहीं बता रहा। 2 रीजन है इसके। एक तो सीधा इंप्रेशन पड़ता है कि इसने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा है, सामने दिखता है वो एकदम टॉप पे। दूसरा, जब आप साइड में लिखते हो ना, साइड में कई बार ध्यान नहीं जाता, पेज पलटते। प्लस जब आपने मान लो शीट ले लिया, आपको बहुत अच्छे से आता है, शीट ले लिया आपने, शीट लेने के बाद मान लो मैं कोई बुक उठाता हूं, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा शीट ली और वो लास्ट में लगा दी। फिर यहाँ पे आपने वो है ना वो धागा बांध दिया, जो भी आपको थ्रेड देते हो एक छेद करके, जब धागा बांध देते हो तो उसके बाद मान लो क्वेश्चन आपने यहां लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन यहां लिखा है आपने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा है, तो क्या होगा, कई बार ये छुप जाएगा ऐसे, ये जो कोना है ना, ये जो कोना है ये छुप जाएगा। तो ये गलती मत करना, ठीक है। यहां क्वेश्चन लिखा, उसके बाद स्टार्ट करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मान लो, अब एक और बच्चों वाली चीज बताता हूं, बच्चे करते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, इसी में बताता हूं, इसी में समझना ही तो है हमें। आपका क्वेश्चन मान लो इसका, आपका आपने क्वेश्चन नंबर 1 एक किया, उसका ए में आपने 1 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिया, तीसरे पेज पे आपका यहां खत्म हो गया, तो आप अगला क्वेश्चन यहां मत लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, नहीं। इसके लिए जितना स्पेस छूट गया, अगले पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ, और उसको दोबारा यहां पे नेक्स्ट पेज पे दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये करना है आपको। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, और एक चीज देखो, सर ये आपकी शीट होती है,
ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख रहे हो, कुछ भी लाइन लिख रहे हो। अब इसको लिखना कैसे है, थोड़ा सा हल्का सा खुला लिखना है। खासकर वो बच्चा ध्यान दे जिन जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, हल्का सा खुला लिखना है, हल्का सा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 10 ईयर पढ़ा है आपका, मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ इसका। इसमें तो सब, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यार, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वैसे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है आपका, सर क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, चलो यहाँ पे लिखा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 और मोर पर्सन। अब बताओ आपको ये ठीक लग रहा है, या मैं इसको ऐसे लिखूं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 और मोर पर्सन, ऐसे लिखूं? तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे थोड़ा सा खुला लिखना है। अब ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। पता है मैंने चीज ना देखी भी है, मैंने खुद से देखी है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, प्रोफेशनल लेवल तक में मैंने देखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 और मोर, ऐसे भी नहीं लिखना। तो ये दोनों चीजें गलत है, आपको करना है ये वाला। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो हेडिंग लिखनी है। जैसे मान लो आप, मान लो क्या मानूं भाई, आप लिख रहे हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मान लो आपने लिखा ए, कौन कौन सा वॉइडेबल होते हैं, कोर्शन होता है, एक सेकंड देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है, मान लो आपने लिखा कोर्शन के बारे में। सर ये तो ज्यादा गंदी राइटिंग हो गई। मेरी राइटिंग ऐसी कभी बहुत अच्छी आती है, कभी बहुत गंदी आती है। आपने ये लिखा, मान लो कोई भी ये लिखा या फिर किसी चीज के फीचर्स लिखे, इंपॉर्टेंट लिखे, इंपॉर्टेंस लिख दिए, तो पहले हेडिंग लिखी। अगर हेडिंग आपको अच्छे से, अगर वो टॉपिक अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, तब ये वाला चीज करना है। क्वेश्चन लिखा, उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। क्वेश्चन इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या बात हुई है, देखो वॉइडेबल तो है, तो आप ऐसे ऐसे ना पॉइंट छोटे छोटे बढ़ा सकते हो। इससे आपकी एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। आई नो आपको लग रहा होगा सर बहुत बच्चे वाली चीजें, लेकिन नहीं, इस छोटी छोटी चीजें काम आती है। आप बिल्कुल यहां से मत लिखो। मान लो अब इसी में ही आपको हेडिंग नहीं आती, हेडिंग याद नहीं है, आपको मोटा मोटा कंटेंट याद है, हेडिंग याद नहीं है किसी टॉपिक की, तो आप ना ये हेडिंग लिखो ही मत। यहां पे सीधा, जैसे मान लो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में लिखना है, तो आप लिख दो अ पर्सन would be termed as being, अभी मैं लिख नहीं रहा वैसे, अंडू इन्फ्लुएंस। अब मैंने यहां पे अंडू इन्फ्लुएंस की ना, देखो हेडिंग नहीं लिखी, ये तो मैं वैसे बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हेडिंग लिख के मैं ऐसे करता, ऐसे मैंने नहीं किया। तो जहां पे आपको हेडिंग याद ना हो वहां पे हेडिंग इग्नोर मारो, सीधा कंटेंट लिखो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये सारी चीजें आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट में ही करनी है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट में ही काम आएंगे। ठीक है सर, एक पॉइंट और है मेरा यहाँ पे। देखो ये बिजनेस लॉ का पेपर है, तो यहां पे आपको एग्जाम्पल्स तो लिखने ही हैं। सर एग्जाम्पल किस किस में, एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक एग्जाम्पल लिखने, क्योंकि जो यूनिट नंबर 5 है एलएलपी वाला, वहां पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती, वो चैप्टर, वो लॉ ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर से जरूर लिखना है, जहां पे आपको याद आता है एग्जाम्पल मारो, उसके बारे में 2-3 लाइन जितनी आती है लिखा, यहां पे लिख दो एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल बना के लिख दो, ये आपको करना ही करना है। ठीक है सर, एक चीज और बताता हूं आपको इसमें। वैसे ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं ना, ये ऑडिट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज्यादा काम आती है, यहां भी शायद थोड़ी सी आ जाए, बट यहां इतनी ज्यादा नहीं आएगी। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, फीचर्स और इंपॉर्टेंट, किसी चीज के आगे मान लो आगे फीचर्स लिखने को, या किसी चीज के आगे इंपॉर्टेंस लिखने को, खास कर चीज आप अगर फीचर्स आ जाए आपको इंपॉर्टेंस याद हो तो इंपॉर्टेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस याद नहीं है फीचर आगे लिखने को, मतलब इंपॉर्टेंस पेपर में आगे और आपको याद फीचर्स हैं तो फीचर्स लिख दो उस टॉपिक के, बट वहां पे हेडिंग मत दो, ये आप कर सकते हो ताकि आप पेपर कंप्लीट कर पाओ। तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम क्या करें लास्ट में, सुबह सुबह क्या खाना खा के गए। तो देखो खाना ऐसा करना है यार दोस्तों, मैं बस बोल के चल रहा हूं आपको, सबका अपना ओपिनियन है इसमें। खाना बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, एक नॉर्मल जो भी आपकी डाइट होगी उसके हिसाब से एवरेजली खा के जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे बेसिक डिस्कशन जो आपको करके जाना है, छोटे छोटे पॉइंट। इसकी वजह से आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस काफी हद तक रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी। एक चीज और देखो, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों का कोर्स बिल्कुल सेम है, बट जो पेपर का पैटर्न है ना, पैटर्न का मतलब मैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है ऑनर्स की थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है। अगर ऑनर्स की मान लो 100% है तो उसकी होगी 80%, 80 या 90%, इतनी बस, इतना फर्क आता है। मैं तो 90 बोल के चल रहा हूं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी है ना दोस्तों, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ताकि उसमें प्रोग्राम भी के पैटर्न या फिर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और ऑनर्स के भी, ऐसे इंक्लूड करके क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। ठीक है, आई थिंक इतना ही है जितना मेरे दिमाग में अभी आ रहा है और जो मैंने लिखा हुआ था। इसके अलावा और क्या हो सकता है बिजनेस लॉ में। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लेना, कोई बच्चे आते हैं ना सुबह सुबह रटते रहते हैं, सुबह सुबह जाते हैं रटते हुए। ठीक है, सबका अपना तरीका है। तो अगर जो बच्चा सुबह जा रहा है बाहर एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच गया, उसको क्या करना दोस्तों, ये नहीं है कि पूरी की पूरी किताब छान दो कि नहीं नहीं 5 मिनट बचे हैं गेट के बाहर हो, नहीं नहीं पूरी, अरे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अरे सर ने ये वाला इंपॉर्टेंट लगवाया था, इसको भी एक बार देख लेता हूं। नहीं, ये सब आपको घर पे करना है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ तो फिर भी आपको पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास सिलेक्टेड 4 या 5 क्वेश्चन होने चाहिए, बस सिलेक्टेड 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जिसको आप एग्जाम सेंटर के बाहर बार बार गो थ्रू करोगे। सिलेक्टेड 5, 4, 5, 6, 7, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जो आपको टिप्स पे याद हो जाए उतना। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा, क्या कई बार क्या होता है 1 घंटा था एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच गया, क्योंकि आपको पहुंचना होता है। बच्चे ने क्या किया, पूरी की पूरी बुक उठा रखी है, अब उसने घर से तो पढ़ के आ गया, आप जैसे अपने व्हीकल से उतरा, बस से उतरा, मेट्रो से उतरा, बुक ली और पूरी की पूरी बुक, अच्छा इस फर्स्ट चैप्टर में ये वाला था, ये वाला था, सेकंड चैप्टर में ये था, ये था, ये था, ये था, पूरी की पूरा वो रिवाइज करता है। ऐसा नहीं करना, सिलेक्टेड 5-7 क्वेश्चन रख लो, मार्क करके रख लो कि एग्जाम सेंटर के बाहर अगर पढ़ना भी है तो यही 5-7 को मैं बार बार रिवाइज करूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्रैक्टिकली बताता हूं इसका रीजन क्या होता है। जैसे जो ये 50 क्वेश्चन पढ़ने का जो दिमाग में कीड़ा होता है ना उस टाइम पे, उससे क्या होता है लास्ट मोमेंट में बहुत केओस हो जाता है दिमाग में, तो वो ना प्रोसेस दिमाग कर नहीं पाता, वो प्रोसेस करता है 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद आपके पास बचा होता है सिर्फ 1 घंटा, उस टाइम दिमाग में वो आता है और उस टाइम आप लिख भी नहीं पाते हो, हड़बड़ी में वो भी भूल जाते हो। तो जो आता हुआ होता है ना वो भी भूल जाते हो। जो लास्ट में जो ग्रैबिंग करने की चीजें सोचते हो ना, मगअप हो जाता है बहुत ज्यादा, वो मत करना। स्पेसिफिक कुछ लिस्टेड क्वेश्चन रखना अपने पास कि यही मैं रिवाइज करूंगा, हड़बड़ाहट हो जाती है। और सबसे बुरा लगता है एज ए स्टूडेंट भी, जब मैं था, जब क्वेश्चन जो आपको आता है और आप पेपर में भूल जाओ। एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से इससे बड़ी दुख वाली बात नहीं होती कि यार मुझे आता था पेपर में याद नहीं आया। और कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ कई बार
कि एग्जाम सेंटर के बाहर आते ही, खासकर सीए में बाहर आते उसका सॉल्यूशन याद आ गया, अरे यार इसको तो ऐसे करना था। तो ये इससे होता है लास्ट मोमेंट पे आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में मगअप करते हो ना, इसलिए होता है। तो ये मत करना, सिलेक्टेड क्वेश्चन रखना, लास्ट में जो भी है आप वही सिलेक्टेड क्वेश्चन को बार बार देखते रहो। एक बार अगर आपको टाइम भी बचा कि हाँ एक बार देख लिया, अब तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूं, नहीं, उसी को बार बार देखना, 5 मिनट का रेस्ट लेना, घूमना, फिर वापस वही 5-7 क्वेश्चन जो भी आपने बनाए होंगे वही याद करना। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें ध्यान रखना। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है भैया। सर देखो कैसा बनाई है लिस्ट, देख लो, आपको आई होप सही लगेगी। सबसे ज्यादा बच्चों का इंतजार तो इसी चीज का था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, इसके बना दिए यहाँ पे ABCD, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ये सब। तो ये मैंने बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट बना दिए हमने? 10। सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट, हर क्वेश्चन में आपने 10-10, 12-12 पार्ट बना रखे हैं। नहीं बेटा ज्यादा नहीं होगा। क्यों ज्यादा नहीं होगा सर? क्योंकि दोस्त आप जब 10 ईयर खोलोगे ना तो 6 क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं। ये 6 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछता है, मैंने तो आपको 10 की लिस्ट दी है एक क्वेश्चन में, तो क्या बुरा किया? अगर आप ये चाहो कि भैया 3-3 की लिस्ट इसके दे दो, 3 इसके दे दो, 3 इसके दे दो, 3 इसके दे दो, 3 इसके दे दो, तो वही बंदा कर सकता है जिसने बनाया हो अपने हाथ से पेपर। मैंने नहीं बनाया भाई, तो मैं नहीं दे सकता। तो 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं और मैं आपको 10 की लिस्ट बना के दे के चल रहा हूं एवरेजली हर क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में, मतलब जो भी सेकंड आएगा आपका, उसमें भी हमने क्या किया होगा, उसमें भी 10 पॉइंट है। 10वें का कुछ ऐसा आंसर था जो मैंने लिख भी दिया यहां पे। डिस्कस कर लेते हैं सर। अंकित ऑफर टू सेल अ फार्म टू शोभित 10 लाख में, बट शोभित गेव द ऑफर टू बाय इट इन 9,50,000। क्या याद आया कुछ? एक बंदे ने ऑफर दिया, ऑफरर ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने काउंटर ऑफर दे दिया। तो जब काउंटर ऑफर देते हैं तो पहला वाला ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे आया है। आगे देखो, सबसिक्वेंटली शोभित ऑफर टू परचेज 10 लाख, स्टेट विद द रीजन, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंकित एंड शोभित। जो पहले अंकित ने जो 10 लाख वाला ऑफर दिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना, क्योंकि सामने वाले ने दूसरा ऑफर दे दिया और उसकी एक्सेप्टेंस की बातें नहीं करी। सर समझा दो एक बार, ये अंकित है, ये शोभित है, इसने ऑफर दिया 10 लाख का, ठीक है, इसने एक्सेप्ट तो किया नहीं, इसने कहा 10 लाख छोड़ो सर, मैं आपको देता हूं 9.5 लाख का ऑफर। तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। तो यही आंसर दे रखा होगा मेरे ख्याल से। नो, कोई ऑफर मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंकित एंड शोभित। एन ऑफर लैप्सेस इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑफरी। द रिजेक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ठीक है, इन प्रेजेंट केस सिंस शोभित रिजेक्टेड द ओरिजिनल ऑफर बाय मेकिंग काउंटर। जैसे शोभित ने काउंटर ऑफर किया तो ये मान लिया गया कि उसने पहला वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया। सिंपल है सर। बाकियों के आंसर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बाकियों के आंसर आपको मिल जाएंगे अपनी बुक में या अपने नोट्स में। ऐसे थर्ड में हमने कितने पॉइंट दिए? थर्ड में 10 पॉइंट या 11 पॉइंट दिए। थर्ड में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू बायर इफ सेलर डिलीवर्स द रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग क्वालिटी ऑफ गुड्स। देख लेते हैं दोस्तों। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ और फिटनेस ऑफ गुड्स सोल्ड, जनरली देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन, ठीक है, ऑफ क्वालिटी ऑफ फिटनेस, कोई बात नहीं। However, the condition as per reasonable fitness and goods for particular purpose may be implied on part of seller for which the buyer wants them. ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें बढ़िया क्वालिटी का सामान देना है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ चीजें इंप्लाइड है। इंप्लाइड हमने पढ़ा था सारा कुछ। क्या इंप्लाइड है सर? If buyer had made known seller for the purpose of his purpose, भैया बायर ने सेलर को बता रखा है कि मुझे ऐसा सामान बना के दो जिसकी क्वालिटी ये वाली हो। अगर उसने बोल रखा है तो सामने वाले को तो वैसे क्वालिटी देनी चाहिए ना।
ये आप गुड्स वाला चैप्टर है उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा। द बायर रिलाइड ऑन सेलर स्किल, बायर को पता है कि ये बंदे का इसी चीज के लिए फेमस है। ये बंदा जिससे मैं मान लो मैं किसी से जूते बनवा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये जूते बनाने के लिए फेमस है, फॉर्मल शूज बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन उसने मेरे घटिया बना दिए। याद हमने पढ़ा भी था, ये अभी कुछ क्लासेस पहले ही पढ़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेलर बिजनेस टू सप्लाई गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन, सेलर जो गुड्स बेच रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि ये बढ़िया क्वालिटी का है। मान लो मैं लेने गया ये पेन, उसमें लिखा हुआ कि ये पेन ना फैलता नहीं है, इसके पीछे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि इसको जितना भी आप चलाओगे तो उसकी इंक ना होता है ना, वो फैल सी जाती है। दिख रहा है आपको, ये इंक फैल सी जाती है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि नहीं फैलती, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो फैल गई इंक। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है तो वो तो होना ही चाहिए ना, वो वाली क्वालिटी तो आप दोगे ही ना, वही है। इसका एग्जाम्पल भी है, ये आप देख सकते हैं। अगेन फोर्थ में आपका आ गया फिफ्थ में 2 पॉइंट है, पहले बता देता हूं, फिर इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन बताऊंगा इन क्वेश्चंस के बारे में। फिफ्थ में क्या है, डिस्कस द डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट तो हम देखो, आपने इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट तो पढ़े थे, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सीओआई पढ़ा था ना, अभी 2 क्लास पहले पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या दिया होता है, कंपनी का नाम दिया होता है। अगर कंपनी ने कुछ बोला होगा कि मेरी कंपनी का नाम इस तरीके से लिखा होना चाहिए तो उसी तरीके से लिखा होगा। स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द बिजनेस, क्या बिजनेस करेगी वो उससे पता चल जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसमें एड्रेस भी आता है आपका। वैसे ये है ना, ये पर्पस दिखता नहीं है सीओआई में। नंबर ऑफ शेयर ये भी नहीं दिखते उसमें, बस ये सीओआई डिपिक्ट करता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो मेन कंटेंट है वो ये कंटेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, इसमें आप डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिख दोगे जो कि हमने पढ़ा है क्लास में, उससे भी आपका काम चल जाएगा। सर ये क्या कर रहे हो, हटा दो इसको। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एलएलपी, ये टॉपिक हमने नहीं किया था शायद, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया क्योंकि आपकी बुक में नहीं था। स्मॉल एलएलपी ऑफ पार्टनरशिप, स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी से एन होना चाहिए, एलएलपी का आगे हमेशा एन आता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड्स 25 लाख ऑफ सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज मे बी प्रेस्क्राइब। जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टनर्स एलएलपी के कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं एलएलपी में, वो 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये लॉ में लिखा है। हो सकता है कि 5 करोड़ तक चला जाए, लेकिन 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर ये क्या बकवास है, ये लॉ की लैंग्वेज है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। दोबारा सुनो, 25 लाख हो सकती है, मतलब 25 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर 25 लाख तक कंट्रीब्यूशन है पार्टनर का तो माना जाएगा, मतलब सारे पार्टनर का मिला के तो माना जाएगा ये क्या है, स्मॉल एलएलपी है, छोटी एलएलपी है। एक होती है देखो स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन होती है, पहले कुछ और थी अभी चेंज हो गई, पहले थी है 4 करोड़ 40 करोड़, यानी कैपिटल इतना होना चाहिए और टर्नओवर इतनी होनी चाहिए। अब क्या है 10 और 100, तो ऐसे ही सर इतना कंफ्यूज मत करो, ऐसे इसकी डेफिनेशन है कि एक तो होता है एलएलपी जो बड़ी एलएलपी होंगी, एक होती है छोटी एलएलपी, उनको ना गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है। जो छोटे एलएलपी है उनको ज्यादा परेशान नहीं होते, हर चीज का कंप्लायंसेस इनसे नहीं करवाते। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एलएलपी का ऑडिट करना कंपल्सरी कब है, जब उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो। 25 लाख से नीचे तो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये फायदा है। तो जिनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है समझ लो वो सारी स्मॉल एलएलपी है, जिसमें हमने 25 लाख की लिमिट पढ़ी थी, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना हो 25 लाख से कम हो और टर्नओवर कितनी हो 40 लाख से कम हो, वो मानी जाएंगे लगभग स्मॉल एलएलपी, और जिनका ऑडिट नहीं करवाना। ठीक है सर, लेकिन स्मॉल एलएलपी का ना एक अलग से डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और सर ये क्या है, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ जा सकती है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कल को गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करना चाहती है कि यार एक स्मॉल एलएलपी जो है ना 5 करोड़ तक जा सकती है, गवर्नमेंट बोले कल को कि हाँ आज से हम स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं लॉ में,
LLP एक्ट 2008 में तब जा सकती है 5 करोड़ तक। गवर्नमेंट भी 5 करोड़ तक कर सकती है, उससे ऊपर नहीं। ये पॉइंट है इसका। एक्चुअल में ये 25 लाख ही रहेगा। ठीक है सर। टर्नओवर 40 लाख वही बताया मैंने ऊपर, वो भी 50 करोड़ कर सकती है गवर्नमेंट, उसको बढ़ा के 50 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती लिमिट। और कोई अदर रिक्वायरमेंट जो भी लॉ में कल को आ जाए, कल को LLP लॉ में कुछ चेंज कर दिया जाए, गवर्नमेंट चेंज कर दे, तो वो भी स्मॉल LLP की डेफिनेशन में आ जाएगा। मोटा मोटा स्मॉल LLP वही होती है दोस्तों जो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख, टर्नओवर 40 लाख से नीचे। आगे, अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद। एक्सप्लेन। सर ये क्वेश्चन है, ये आप खुद देख लेना, मैं समझा देता हूं। क्या है, मान लो जब LLP बन गई तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ये आपको पता ही है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मिल गया तो क्या ये मान के चलेंगे कि उस कंपनी ने, उस LLP ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी थी? जी बिल्कुल मान के चलेंगे। उसने अपनी सारी आईडीज भरी थी, जो भी डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए सारे भरे थे, तो यही मान के चलेंगे कि उसने सही दिया है। यही मान के चलेंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल थे, वैलिड थे, यही मान के चलेंगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है, अगर LLP कुछ इलीगल बिजनेस में लग गई, अगर LLP कुछ इलीगल बिजनेस कर रही है, कुछ इलीगल ऑब्जेक्ट है उसका, तब नहीं मानेंगे कि कंपनी के सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करी है उसने। बट वो लीगल बिजनेस ना करे, बात खत्म। अदरवाइज अगर उसको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये मान लिया जाएगा उसके सारे डॉक्यूमेंट जो थे पहले वो ठीक थे, उसने कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सही इंसान है, सही LLP बनी है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेना। कैसे करना है वो देख लो। आपको क्वेश्चन उठाने हैं, नोट्स उठाने, नोट्स पे गए आप, वो वाला चैप्टर खोला, जो क्वेश्चन है। कई बच्चों को तो ये ध्यान नहीं आएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, नहीं ध्यान आएगा। कई बार मुझे भी ध्यान नहीं आता, मैं साफ बता रहा हूं आपसे, क्योंकि चैप्टर ऐसे ऊपर नीचे है, मिक्स है। मिक्स का मतलब एक चैप्टर का एक टॉपिक का रेफरेंस कई बार दूसरे टॉपिक में भी आता है, तीसरे टॉपिक में आता है, चौथे टॉपिक में भी आता है। इसलिए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जब क्लासेस सारी खत्म हो जाए तब सबसे पहले क्या करना है, सारे रिवीजन वीडियो देखनी है, लास्ट के 5-10 मिनट सारे वो देखने हैं। उसके बाद ये उठाना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे नोट्स में जाओगे, PDF खोलोगे, देखोगे अच्छा इसमें ये लिखना है, हाँ मुझे याद आ गया, ये लिखना है, बात खत्म। नहीं मिलता तो 10 उठाओ, 10 उठाओ, वहां से पढ़ो। ठीक है, ये बेसिक काम आपको करना है। अच्छा ठीक है सर, एक चीज और, सर आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो क्वेश्चन आपने दिए हैं, मान लो हम सब में 10-10 यानी 50 क्वेश्चन हो गए मोटा मोटा, इन्हीं 50 में से ही फंसेगा? मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि हाँ 70% मान लो, 70% में भी 80% भी इसमें से आने के चांसेस हैं। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ लोगों की तरह कि नहीं सारा का सारा इसी में से आएगा, जो मैंने लिख दिया उसी में से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कई बार तो ऐसा होता है कि आता इसी में से ही है, लेकिन वो ना लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये है ना, ये केस स्टडी क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ऐसे ये देखो, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है माइनर के ऊपर, ये पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये केस स्टडी है, ये स्टडी केस स्टडी वो बना के घुमा फिरा के बना देते हैं कई बार, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी केस स्टडी है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक में से आया है। तो वो चीज आपको जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से रिवीजन की होगी, तभी आप ऐसे केस स्टडी आराम से सोल्व कर पाओगे। जैसे इसमें लिखा हुआ देखो, नीना ए माइनर रेंट अपार्टमेंट 25,000, एक अपार्टमेंट में रहती है, 25,000 का किराया, रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया उसने। अब आप पहली लाइन से समझो, माइनर वर्ड आ गया, और हम पहली क्लास से दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट अगर करते हो तो वो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो माइनर के साथ जो एग्रीमेंट बना है ना, रेंट एग्रीमेंट जो बना है, यही वॉइड है, उसके साथ एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए था। अब वो कल को दे पैसे ना दे, अगर ना दे तो सामने वाला बंदा थोड़ी बोलेगा तो पैसा दे, कोर्ट में तो जा नहीं सकता, कोर्ट बोलेगा तूने इसके साथ रेंट एग्रीमेंट बनवाया कैसे। बस ये है, अगर आपको माइनर कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये वाला सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाँ इसमें से आपका 70-80% तक आ सकता है, आराम से घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आ सकता है इसमें से, क्योंकि ये मोस्टली आपके 2023, 24, 25 के उसमें से बना है। ठीक है, 25 के पेपर में से बना है, और अभी जो आने वाला टाइम है उसमें भी यही रेलिवेंट रहेगा, 1-2 साल तक यही रेलिवेंट रहेगा। और इससे पहले जो 22 की बात है, 2022 में, उस टाइम का पैटर्न ना, पेपर पैटर्न, सर 22 से क्वेश्चन क्यों नहीं लिया आपने?
आपने तो छोटी सी वीडियो में बताया था कि 22 वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना। 22 वाला क्वेश्चन का इसमें नहीं डाला हुआ है पैटर्न, इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना वो अलग था। वो एक क्वेश्चन में एक ही पार्ट आता था, पूरा का पूरा एक लंबा क्वेश्चन आता था कि इसी के ऊपर लिखो आप 15 नंबर का, 18 नंबर का। अभी क्या पार्ट्स में आते हैं, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, जैसा भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है सर, अब एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कई बच्चे कह रहे हैं कि यार हमें 10 ईयर ही नहीं पता चल रहा सर, 10 ईयर नहीं मिल रहा, क्या करें? तो उनके लिए हमने ये तैयार किया है, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तो है ही आपके पास, ये भी इस वीडियो के साथ मिल जाएगी आपको, और साथ में ये वाली पीडीएफ ये भी दे दूंगा मैं आपको। ये क्या है सर? ये है देखो, पहले 2025 का क्वेश्चन है, ए 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, ये फिर 2024 के आ गए, 2024। ऐसे इसके 5 क्वेश्चन होंगे। फिर यहां से आ जाएगा 2023। तो जिनके पास 10 ईयर नहीं है वो परेशान हो रहे हैं, तो ये एक स्टूडेंट से ही हमने बनवाया है, उसी की राइटिंग है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जिनके पास 10 ईयर नहीं है वो ये क्वेश्चंस रेफर करें, नोट्स रेफर करें, और अब या फिर कोई अपनी बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक से उसका सोल्यूशन निकालें। तो दोस्तों इतना ही है, आई थिंक हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई क्वेरी है तो आपको नंबर तो है ही, आप पूछ सकते हो उस पर। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थोड़ा रिलैक्स होकर जाना, बहुत ही ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है वो भी खराब है। और कोई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, अरे क्या टेंशन है यार, लिख देंगे कुछ भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेंशन होनी चाहिए बट एक लेवल तक होनी चाहिए, जिससे आपका बीपी ना बढ़े। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो कि हाँ भाई इतनी टेंशन हो गई कि क्वेश्चन का आंसर ही भूल गया, अच्छे से पढ़ रखा है बच्चे ने, वो भी भूल गया। ऐसा होता है सर, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, जो लोग ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, टेक योर टाइम, आराम से रिवाइज करो। जो पैटर्न बताया है रिवीजन वीडियो के साथ, नोट्स उठाओ, क्लासेस के नोट्स उठाओ, अपने खुद के नोट्स उठाने हैं तो 10 ईयर उठाओ। ये 3-4 चीजें ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और पेपर दे के आओ। उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद नेक्स्ट पेपर पर ध्यान देना। ये भूल जाना ये पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। उस रात जिस दिन पेपर होगा उस दिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको उस दिन छोड़ देना, कहीं एक अलग से रजिस्टर में डाल देना उस पेपर को। जब सारे पेपर खत्म हो जाए तब देखना उसको, उस दिन मत देखना, उसकी टेंशन मत लेना, अच्छा जाए तो भी बुरा जाए तो भी। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू, बाय बाय एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।